हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी की ओर यानी बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर होते चले जा रहे हैं। कंटिन्यू आप प्रिपेयर हो रहे हैं, ठीक है ना। तो आइए हम आज बात करते हैं। आपका चैप्टर स्टार्ट हो गया था, चैप्टर नंबर 8 डी एंड एफ लॉग के एलिमेंट्स, है ना। आपका जो चैप्टर नंबर था वो 8 है, वो स्टार्ट हो गया था डी एंड एफ लॉग एलिमेंट्स। आज इसका पार्ट 2 आप पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें मैंने डी ब्लॉक के तत्वों की आवर्त सारणी में स्थान, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उनसे संबंधित प्रमुख लक्षणों की विशेषताओं का वर्णन किया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एफ ब्लॉक के तत्व, ठीक है ना। एफ ब्लॉक के तत्व जिनका आवर्त सारणी में स्थान का वर्णन हमें करना है, जिनकी आवर्त सारणी में स्थान का हमें वर्णन करना है। तो आइए देखते हैं क्या होता है आवर्त सारणी में। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि एफ ब्लॉक के तत्व होते क्या है, ठीक है ना। तो बिना किसी विलंब के स्टार्ट करते हैं। वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कोश में प्रवेश पाता है। एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, ठीक है ना। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है आपके लिए, बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी, रटना नहीं पड़ेगा। नॉर्मली देखिए, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कोश में प्रवेश पाता है, एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। पूरी आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक्स में बांटा गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोश में जाएगा तो एफ ब्लॉक के तत्व, पी उपकोश में जाएगा तो पी ब्लॉक के तत्व, डी उपकोश में जाएगा तो डी ब्लॉक के तत्व, और यहां पर अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोश में जाता है, इसलिए इन्हें एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं, ठीक है ना। इन्हें आवर्त सारणी में सबसे नीचे स्थान दिया गया है। यानी इन तत्वों को आवर्त सारणी के सबसे नीचे स्थान दिया गया है, ठीक है ना। या कहते हैं ये तत्व आवर्त सारणी में सबसे नीचे रखे गए हैं। इनकी बाह्य 3 कोशें अपूर्ण होती हैं, इसलिए इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। अभी आपने डी ब्लॉक में पढ़ा था कि इनकी बाह्य 2 कोश अपूर्ण होती हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। अब कह रहा है इनकी बाह्य 3 कोशें, बाहरी 3 कक्षाएं अपूर्ण होती हैं, इसलिए इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। समझ आई बात कि इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी बाहरी 3 कोश अपूर्ण होती है। आगे देखते हैं कि इस ब्लॉक के तत्वों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। इस ब्लॉक के तत्वों को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सी है श्रेणियां? नंबर 1 पर है लैंथेनाइड सीरीज, लैंथेनाइड
श्रेणी और नंबर 2 पर आती है एक्टिनाइड श्रेणी। मतलब एफ ब्लॉक के तत्वों को एफ ब्लॉक के संपूर्ण तत्वों को 2 श्रेणियों में रखा गया है। टोटल इनकी संख्या 28 है। प्रत्येक श्रेणी में 14 तत्व रखे गए हैं। ठीक है ना। अब तो इनको हम 2 श्रेणियों में बांट सकते हैं, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। अब आगे शुरू करते हैं कि लैंथेनाइड श्रेणी क्या है। अभी मैं इसको साफ कर दे रहा हूं। तो आपकी हेडिंग शुरू होती है पहले इनके बारे में पढ़ लेते हैं। लक्षण क्या है इन तत्वों के, यानी एफ ब्लॉक तत्वों के लक्षण क्या है, उनकी जानकारी कर लेते हैं। तो नंबर 1, इनके बाह्य कोश का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनके बाह्य कोश का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-2 F1 से 14 होता है। ठीक है ना। बाह्य कोश का जो विन्यास है वो n-2 F1 से 14 होता है। नंबर 2 पर इस ब्लॉक के अधिकांश तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। इस ब्लॉक के अधिकांश तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, यानी इनकी संयोजकता निश्चित नहीं होती है, वो आवश्यकता अनुसार बदलती है। नंबर 3 पर आता है ये सभी तत्व धातु, ये सभी तत्व मेटल हैं, धातु हैं। ठीक है ना। क्या है? मेटल है, धातु है। नंबर 4 पर है इस ब्लॉक के अधिकांश तत्व रंगीन होते हैं। ठीक है ना। यानी जितने भी तत्व हैं वो लगभग कलरफुल होते हैं या कलरफुल यौगिक बनाते हैं। नंबर 5, इस ब्लॉक के अधिकांश तत्व अचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। इस ब्लॉक के अधिकांश तत्व अनचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। अनचुंबकीय क्या होता है? जो चुंबक की ओर आकर्षित। पहचानेंगे कैसे? मैंने आपको बताया था कि बाहरी कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे तो वो तत्व अनचुंबकीय होगा। नंबर 6 है इस ब्लॉक के सभी तत्व वैद्युत संयोजी यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इस ब्लॉक के सभी तत्व जो है
वैद्युत संयोजी यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, यानी वैद्युत संयोजी यौगिक बनाते हैं। ये थे इनके लक्षण। अब हम चलेंगे, अभी आपने पढ़ा था कि ये आपका नोट हो गया होगा कि इस ब्लॉक के सभी तत्व को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। तो अभी आपने जो पढ़ा था लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, तो अब आप हेडिंग डालने जा रहे हैं लैंथेनाइड श्रेणी। क्या होती है लैंथेनाइड श्रेणी? कैसे पहचानेंगे कौन से तत्वों को लैंथेनाइड श्रेणी में रखा जाता है? ठीक है ना। तो देखिए, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में प्रवेश पाता है, ठीक है ना, लैंथेनाइड तत्व कहलाता है। लैंथेनाइड तत्व कहलाते हैं वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f 1 से 14 तक 4f उपकोष में प्रवेश पाएगा, वो सारे तत्व लैंथेनाइड श्रेणी में आते हैं, या उन सभी तत्वों को लैंथेनाइड श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है ना। इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व भी कहा जाता है। इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत कठिनाई से प्राप्त होते हैं, इसलिए इस श्रेणी में La57 से, यानी लैंथेनम 57 से ल्यूटेरियम 71 तक 14 तत्व रखे गए हैं। ठीक है ना। यानी इस श्रेणी में लैंथेनम La पहला, यानी लैंथेनम 57 से लेकर के Lu, ये आपका 4 नहीं है, Lu है, Lu ल्यूटेरियम 71 तक 14 तत्वों को रखा गया है। ठीक है ना। अब चूंकि इसका पहला तत्व जो है वो लैंथेनाइड है, इसी के आधार पर लैंथेनम है, उसी के आधार पर नाम पड़ गया है लैंथेनाइड श्रेणी। ठीक है ना। इनके प्रमुख लक्षण निम्न हैं। इनके प्रमुख लक्षण निम्न है। क्या है भैया? चलिए देखते हैं। नंबर 1 पर आपका जो लक्षण है वो क्या है? नंबर 1, इनके बाह्य कोश का विन्यास N-2 4f 1 से 14 होता है। ठीक है ना। N-2 4f से 1 से 14 तक होता है। नंबर 2, ये सभी सिल्वर जैसी मतलब जिस प्रकार से चांदी हमें दिखाई देती है सफेद कलर की, उसी तरह से ये सभी सिल्वर जैसी सफेद धातुएं हैं। ठीक है ना। यानी चांदी के समान दिखाई देती है। क्लियर हुई बात? पहली बात तो कि इस ब्लॉक में सारे तत्व धातु रखे गए हैं। ठीक है ना। बाह्य कोश का विन्यास N-2 4f, यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f कोश में जाएगा, अकॉर्डिंग टू ये थ्योरी लिखी हुई है। ठीक है ना। 4f 1 से 14 तक सभी तत्व
ये सभी सिल्वर जैसी सफेद धातुएं हैं। अब जब धातुएं हैं तो इनका अगला पॉइंट ऐसा ही बन जाएगा, ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक। कॉमन सी बात है कि जब धातु है तो धातु में ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, तो ये पॉइंट आपको याद नहीं करना पड़ेगा कि ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इनका घनत्व परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। मतलब जैसे जैसे परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती जाएगी, इनके घनत्व में भी वृद्धि होती जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या भी कंटिन्यू क्रमशः बढ़ती जाएगी। सभी मिश्र धातु बनाते हैं, मिश्र धातुएं बनाते हैं, यानी जितने भी तत्व हैं सभी मिश्र धातु बनाते हैं। अब ये थे इनके लेक्चर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। ठीक है ना। अब आपकी जो अगली हेडिंग आने वाली है वो है उपयोग। क्या है? उपयोग। तो इतना आपका नोट हो चुका होगा मेरे ख्याल से, और मैं इसे साफ कर देता हूं अभी, और अब चलते हैं उपयोग पर। तो हमारी हेडिंग क्या होती है? उपयोग। ठीक है। नंबर 1, यानी लैंथेनाइड तत्वों का उपयोग कहां कहां पर होता है। नंबर 1, सिगरेट बनाने में। नंबर 2, लाइटर बनाने में। सिगरेट बनाने में इनका उपयोग होता है, लाइटर बनाने में होता है, जेट विमान बनाने में इनका उपयोग होता है। जेट विमान बनाने में, जेट विमान क्या होता है? फाइटर प्लेन होते हैं जो लड़ाई करते हैं, लड़ाकू विमान जिनको बोलते हैं, वो जेट विमान कहलाते हैं। पेट्रोलियम उद्योग के रूप में, पेट्रोलियम उद्योग में इनका उपयोग किया जाता है। किनका? लैंथेनाइड तत्वों का पेट्रोलियम उद्योग में उपयोग किया जाता है। रंगीन कांच व प्रकाश फिल्टर बनाने में इनका उपयोग होता है। रंगीन कांच व प्रकाश फिल्टर बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। इस तरह से इनके उपयोग हो जाते हैं। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। ठीक है ना। अब आपकी जो अगली हेडिंग होनी है, ये तो थी लैंथेनाइड के बारे में जानकारी, पहली श्रेणी के बारे में। अब दूसरी श्रेणी है एक्टिनाइड, उसके बारे में देखते हैं। तो हेडिंग डालेंगे एक्टिनाइड श्रेणी। क्या डाल देंगे? एक्टिनाइड श्रेणी। तो क्या होती है सबसे पहले देख लेते हैं। वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f उपकोष में, ठीक है ना, कहां पर? 5f उपकोष में। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f उपकोष में प्रवेश पाता है। वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f उपकोष में प्रवेश पाता है एक्टिनाइड कहलाते हैं, या एक्टिनाइड तत्व कहलाते हैं। इनके बाह्य कोश का विन्यास n-2 5f 1 से 14 तक होता है। इनके प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। मेरे ख्याल से परिभाषा याद हो गई होगी आपको कि वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f कोष में प्रवेश पाता है एक्टिनाइड तत्व कहलाते हैं। इनके बाह्य कोश का विन्यास
n-2 5f 1 से 14 होता है। पहला लक्षण, इस श्रेणी में AC 89 से LR 103 तक, यानी कि एक्टिनियम 89 से लॉरेंशियम 103 तक 14 तत्व रखे गए। आए बात समझे? यानी इस श्रेणी में AC 89 से LR 103 तक 14 तत्व रखे गए हैं। टोटल 14 तत्वों को इस श्रेणी में रखा गया है। नंबर 2 है, ये भी लैंथेनाइड की भांति संकुचन प्रभाव दिखाते हैं। ये भी लैंथेनाइड की भांति संकुचन प्रभाव दिखाते हैं। संकुचन प्रभाव क्या होता है कि परमाणु क्रमांक वृद्धि के साथ साथ इनकी त्रिज्या घटती जाती है। परमाणु क्रमांक वृद्धि के साथ साथ इनकी त्रिज्या घटती जाती है, जिसे कहते हैं संकुचन प्रभाव। नंबर 3 पर है, ये सभी प्रबल अपचायक होते हैं। ये सभी प्रबल अपचायक होते हैं, ठीक है ना। और नंबर 4 पर है, ये सभी रेडियो एक्टिव तत्व हैं। हमने आपको पहले भी बताया था कि परमाणु क्रमांक 80 के बाद वाले जितने भी तत्व हैं, परमाणु क्रमांक 80 के बाद वाले जितने भी तत्व हैं वो सब रेडियो एक्टिव होते हैं, और ये 89 से 103 तक शुरू होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका लैंथेनाइड की श्रेणी 89 श्रेणी हो गई, उसके लक्षण हो गए हो, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, और आपने नोट भी कर लिया होगा। इसके आगे चलते हैं, बस थोड़ा सा बचा इस टॉपिक में कि उपयोग। अगली हेडिंग है आपकी उपयोग शुरू होता है। तो नंबर की आवश्यकता नहीं, इनका एक ही उपयोग है।